सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। आज के इस वीडियो में SSC GD कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखेंगे जो आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में अगर आपने एंट्री कर ली है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये बात आप लोगों को भी मालूम है। तो साथियों, आप सभी लोग क्या करते हैं, ये क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हिंदी को डिस्कस करेंगे, हिंदी के सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद जीके और जीएस को, देन आफ्टर रीजनिंग और मैथ को देखेंगे। पूरे पेपर का हल आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों, यहाँ पर सीट बेल्ट बांध कर तैयार हो जाइए अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जिसका मूल्य लगाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, बताइए। क्या साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो सकता है? देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ जिसकी जड़ व आधार का कोई पता ना हो। आपसे बहुत सवाल पूछा जाता है क्या कि जिसकी जड़ का पता ना हो, क्या जिसकी जड़ का पता ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको साथियों यहाँ पर निर्मूल बोला जाता है। आप सभी को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर साथियों जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसे अमूल्य बोलते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर करुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग करुण का विलोम फटाफट बता दीजिए। अगर आपसे साथियों कुरूप का विलोम पूछा जाए तो कुरूप का विलोम साथियों यहाँ पर सुंदर होता है। कुरूप का विलोम साथियों सुंदर भी होता है और स्वरूप भी होता है। मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी, इसलिए बहुत शानदार तरीके से इस बहुत प्यारी सी क्लास को देखिएगा। तो यहाँ पर हमने बताया कि आपको कुरूप का विलोम सुंदर भी हो जाता है और स्वरूप भी हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपसे वीर का विलोम एग्जामिनर पूछ ले तो यहाँ पर वीर का विलोम साथियों कायर होता है। और उसके अलावा यहाँ पर साथियों कृतज्ञ लिखा हुआ है। और कृतज्ञ का विलोम क्या होता है साथियों? यहाँ पर कृतज्ञ का विलोम यहाँ पर होता है, ये याद रखेंगे, कृतज्ञ। और उसके अलावा आपसे बताऊं कि करुण का विलोम क्या होता है? करुण का विलोम निष्ठुर होता है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो आपको त्रुटि बताना है कहाँ पर है। मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है, तो यहाँ पर जो साथियों ये आपका विश्वास लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है। मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है, ये होना चाहिए। कैसे विश्वास लिखा जाता है? जैसे यहाँ पर हमने विश्वास लिखा हुआ है। कुल मिला के दिक्कत कहाँ पर है? अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पुश कर रहा हूं, आप लोग देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा एक कमेंट जरूर डालकर जाइएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला है कि विहंग का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है, मुझे बताइए। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब आपका अंतिम समय बचा हुआ है, यानी कि अब परीक्षा में चंद घंटे या चुनिंदा दिन ही बचे हुए हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितने सारे लेक्चर मैं आपको प्रेजेंट टाइम में प्रोवाइड करवा रहा हूं, सारे के सारे लेक्चर आप लोग वॉच करते रहिएगा। ये आपके लेक्चर रामबाण हो सकते हैं, क्यों कि ये SSC GD के 20 शिफ्ट का सोल्यूशन आपको मिल रहा है, उसमें से छांट छांट कर आपको मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर आप 20 शिफ्ट का सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत सारे डिक्टो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके रियल पेपर में। उसके अलावा आपको बता दूं यहाँ पर रीजनिंग जीके मैथ होगी, और जैसा पेपर आपका आएगा वैसे 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन वहां से छांट करके आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, सॉल्यूशन के साथ होगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्लेलिस्ट में जा करके SSC GD के प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करके सारे की सारे आप लोग सेशन को वॉच कर लीजिएगा एग्जाम से पहुंचने से पहले। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर साथियों, क्या अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके SSC GD के पिछली शिफ्ट में पूछा जा चुका है, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इससे संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं, क्या अगर मैं बात करें यहाँ पर साथियों कि यहाँ पर विहंग क्या पर्यायवाची क्या होता है, तो विहंग हमें पता है किसे बोला जाता है। विहंग साथियों पक्षी को बोला जाता है। और पक्षी किसे बोला जाता है ये मुझे बता दीजिए। देखिए, पक्षी को एक तरीके से विहंग भी बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको विहंग की जगह विहंग बोल दे तो ये आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, एक शब्द यहाँ पर है बाण। अब बाण के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? बाण को हम लोग जानते हैं कि तीर बोला जाता है कॉमन सी लैंग्वेज में, और बाण को यहाँ पर साथियों क्या बोला जाता है? सर भी बोला जाता है, और बाण को यहाँ पर साथियों नाराज भी बोला जाता है। और अगर हम लोग सुंदर शब्द की बात करूं तो यहाँ पर सुंदर को क्या बोला जाता है? सुंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एक तो साथियों यहाँ पर मनोहर हो जाएगा, और एक साथियों चारु हो जाएगा। उसके अलावा रंभ हो जाएगा, यानी कि सुंदर का पर्यायवाची रंभ भी हो जाएगा, और उसके अलावा साथियों कलित। कलित शब्द सुंदर का ही पर्यायवाची ही आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, हम लोग अगर बात करें यहाँ पर पेड़ की पर्यायवाची को, तो पेड़ को यहाँ पर साथियों वृक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृक्ष भी बोला जाता है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। देन आफ्टर अगर हम लोग पक्षी की बात करें, यहाँ पर पक्षी को यहाँ पर पंछी भी बोलते हैं, लेकिन पक्षी की हम लोग बात करें तो यहाँ पर खग भी बोला जाता है। और अगर पक्षी की बात करें तो यहाँ पर परिंदा भी बोला जाता है, खग भी बोला जाता है। और पक्षी को अगर बात करें तो यहाँ पर चिड़िया भी बोला जाता है। और पक्षी की अगर बात करें तो यहाँ पर गगनचर भी बोला जाता है पक्षी को। तो पक्षी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर पखेरु बोला जाता है। क्या? पखेरु भी बोला जाता है पक्षी को, और इसको खेचर भी बोला जाता है। तो इतने पर्यायवाची साथियों आपको याद रखना है अगर वाकई में अपने एग्जाम को आप लोग क्रैक करना चाहते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा पहचान है, या बहुत बड़ा ख्याति है, बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ी विशेषता है। खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? एक बार बताने की कोशिश करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए बताइए, देखिए क्या होता है राइट आंसर। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, तो आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाता है। पूरा वाक्य बनेगा कि दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बहुत काम करने रहने वाले को वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? कुछ लोग ऐसे होते कि बहुत काम करते रहते हैं, हर वक्त काम करते रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है मुझे बताइए। अगर आपसे यहाँ पर साथियों कलाकार के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो कला जानता है, क्या जो कला जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम लोग कलाकार बोलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर श्रमिक की बात करें तो श्रम पर जीने वाला, क्या? श्रम जो करता है, श्रम पर जीने वाला, श्रम पर जीने वाला, उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में? उसको साथियों यहाँ पर हम लोग श्रमिक बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। लेकिन अगर हम लोग कर्मठ शब्द की बात करें तो यहाँ पर बहुत काम करने रहने वाले को कर्मठ बोला जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ चुनावी लोग होते हैं जो चुनाव के लिए खड़े होते हैं, तो उनके फोटो के लिए लिखा होता है कि ये बहुत कर्मठ हैं, जुझारू हैं, प्रत्याशी। तो कर्मठ का मतलब क्या होता है? काम करने, मतलब कि बहुत काम करने वाले। हर जगह आपको, हर गली में ये बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत अच्छे काम करते हैं, तो कर्मठ का मतलब ये होता है। राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? टी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाई वीडियो को अभी तक आपने लाइक किया ही नहीं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए, और जो लोग भाई लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, पहला काम वीडियो को लाइक करिए, फिर चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कांति शब्द का समानार्थी आपको बताना है, क्या हो सकता है मुझे बताइए। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, कहाँ पर ओस की बात करूं तो ओस के क्या क्या समानार्थी हो सकते हैं? तो ओस को पता है क्या बोला जाता है? ओस को यहाँ पर चमक बोला जाता है। क्या? ओस की अगर बात करें तो यहाँ पर चमक बोला जाता है, और ओस को यहाँ पर दमक भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ज्योति भी इसको बोला जाता है। किसको? ओस को ज्योति भी बोला जाता है। और उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कर्म शब्द की, गर्व शब्द की, तो यहाँ पर गर्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पर गर्व का पर्यायवाची अभिमान हो जाएगा। और उसके अलावा कहीं ना कहीं आप लोग अहंकार भी बोल सकते हैं, गर्व को अहंकार भी बोल सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर घमंड भी कह सकते हैं। अगर पर्यायवाची के रूप में आए तो यहाँ पर घमंड भी आ सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूं तुषार, तुषार किसको बोला जाता है? तुषार किसको बोलते हैं? पाले। यानी कि तुषार, यानी कि ओस को क्या बोला जाता है? कि पाले। तो कुल मिला के कांति शब्द का समानार्थी ओज हो जाएगा। ओज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि बरसात के 4 महीने के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? ये आप लोगों को फटाफट आपके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर चतुर्मास को बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर चतुर्मास जो होता है 4 महीने, यानी बरसात के 4 महीने जैसे हो गए, यहाँ पर उसको चतुर्मास। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
कह रहा कि कूच कर जाना। कूच कर जाना इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? वापस आ जाना नहीं, आक्रमण करना नहीं, हार मान लेना नहीं, मर जाना। यानी कि कूच कर जाना इसका मतलब मर जाना। राइट आंसर जिनका है ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है क्या? राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। एक प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर पूजनीय कैसे लिखा जाता है। पूजनीय साथियों यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है या आपका ऐसे लिखा जाता है। पूजनीय आपका जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे आपका लिखा जाता है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि यहाँ पर कार्यक्रम की अगर बात करूं तो यहाँ पर हो गया ये कार्य और ये क्रम। यानी कि कार्यक्रम ऐसे कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, डी में। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में ऐसा लिखा हुआ है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो यहाँ पर साथियों ये रेखांकित शब्द है एक जो नोक, यानी कि नोक की जगह पर यहाँ पर क्या आना चाहिए ये बात आपसे कुल मिला के पूछी जा रही। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पल्लवी का, नागिन का यहाँ पर और ये धार, ये लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर साथियों आप लोग बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? क्लिक करके हमें बताइए किस ऑप्शन के साथ राइट आंसर आप लोग देंगे। तो चलिए बताइए। तो देखिए यहाँ पर प्रेम करना तलवार की धार पर या तलवार की धार पर चलना ये होना चाहिए, या एक तरीके से बात करें गर्दन पर चलना है, या प्रेम करना तलवार की हथेली पर चलना ये होना चाहिए, या सिरा होना चाहिए। तो मैं कहूँगा साथियों नोक शब्द नहीं आना चाहिए, नोक की जगह पर धार शब्द आना चाहिए और पूरा वाक्य आपका ऐसे हो जाएगा कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तो इस प्रकार आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि अधिकांश का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। अधिकांश का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपसे एग्जामिनर बहुतायत का विलोम पूछ ले, क्या बहुतायत का विलोम यहाँ पर साथियों कवि होता है क्या? और अगर आपसे यहाँ पर एग्जामिनर कमतर का विलोम पूछ ले तो यहाँ पर अधिकतर हो जाएगा क्या? अधिकतर हो जाएगा क्या? यहाँ पर बहुतायत की कमी होगा, सॉरी। और यहाँ पर उसके अलावा साथियों अल्पांश की बात करें तो अल्प का एक तरीके से विलोम क्या हो जाएगा? अधिक। क्या अल्प की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्प का विलोम यहाँ पर अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों क्या अल्प लगा हुआ और यहाँ पर अधिक लगा हुआ है और अंश यहाँ पर अंश, तो यहाँ पर अधिकांश का विलोम क्या हो जाएगा? मैं कहूँगा अल्पांश हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा साथियों अगर बात करें जीवांश का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर मृतांश होता है जीवांश का विलोम। इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखना है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि आपने मेरे बात का उत्तर नहीं दिया, या आपने मेरी कविता का उत्तर नहीं दिया, या आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, या आपने मेरी चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया, ये मुझे बताइए। तो आपने देखिए यहाँ पर अगर बात होता यहाँ पर आपने मेरी बात, तो यहाँ पर मेरी होना चाहिए था। क्या? मेरी होना चाहिए था। तो यहाँ पर मेरी कविता, तो यहाँ पर आपने मेरे कविता का उत्तर, ये तो कविता तो हो नहीं सकता। देखिए आपने मेरे पत्र का, ये नहीं हो जाएगा। यानी कि आपने मेरी चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया, चिट्ठी के साथ मेरी नहीं आएगा, तो मैं कहूँगा पत्र यहाँ पर आएगा क्योंकि पत्र एक पुल्लिंग शब्द है। तो आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया ये होना चाहिए, ये यहाँ पर बिल्कुल सटीक शब्द होगा। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी था बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए साथियों, ये सवाल भी बहुत अच्छा है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। और कह क्या रहा है यहाँ पर पक्षी शब्द का आपसे समानार्थी पूछा जा रहा है कि पक्षी का यहाँ पर समानार्थी शब्द क्या होगा। अच्छा एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है फलक। आपने एक गाना सुना होगा फलक तक चल साथ मेरे, तो फलक का मतलब ये होता है कि आसमान, यानी आसमान तक मेरे साथ। ये आपका, उसके अलावा आसमान को और क्या बोला जाता है? आसमान को आकाश भी बोला जाता है। और उसके अलावा इसका पर्यायवाची गगन हो जाएगा, और उसके अलावा नभ हो जाएगा, और उसके अलावा व्योम हो जाएगा। तो ये सब आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आपको पहले से मालूम है ये सारी चीजें तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं मालूम है तो आप सीख जाओगे। कुल मिला के पेपर आपका पास हो जाएगा बहुत इजीली। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है,
अब कह रहा है साथियों यहाँ पर विपिन का मतलब क्या होता है। अब विपिन पता है किसे बोला जाता है, विपिन बोला जाता है जंगल, यानी कि विपिन का पर्यायवाची जंगल हो जाएगा। और जंगल को यहाँ पर कानन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कानन भी बोला जाता है। जंगल को वन भी बोला जाता है और जंगल को अरण्य भी बोला जाता है। और जंगल को साथियों यहाँ पर कांतार भी बोला जाता है। क्या, कांतार भी बोला जाता है। और जंगल की बात करूं तो यहाँ पर बिटप भी बोला जाता है। तो ये सारी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर पखेरु है, तो मैं आपको कई बार बताया हूं कि पक्षी को पखेरु बोला जाता है। क्या, पक्षी को पखेरु भी बोला जाता है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कुक्कू शब्द की, तो यहाँ पर कुक्कू साथियों यहाँ पर कोयल बोला जाता है। किसको, कोयल को बोला जाता है। कोयल को पिक भी बोला जाता है। और उसके अलावा कोयल को कोकिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोकिल भी बोला जाता है। तो ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या साथियों, यहाँ पर रश्मि किसका पर्यायवाची। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या बताओगे, मुझे बताओ। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है स्त्री, तो स्त्री के कौन कौन से पर्यायवाची बनते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं स्त्री बोलते हैं कि बड़ी अबला नारी बनते हैं, तो स्त्री को अबला भी बोलते हैं, इसको नारी भी बोलते हैं। उसके अलावा स्त्री का पर्यायवाची महिला भी होता है और स्त्री को रमणी भी बोला जाता है। क्या, रमणी बोला जाता है। और उसके अलावा स्त्री की बात करें तो स्त्री को कांता बोला जाता है। और स्त्री सुंदर होती है तो स्त्री को सुंदरी भी बोला जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा बिजली शब्द है, तो बिजली के कौन कौन से पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बिजली को यहाँ पर साथियों क्या, सौदामिनी बोला जाता है। दामिनी और सौदामिनी बोला जाता है, ऐसे याद रखिएगा। बिजली को दामिनी भी बोलते हैं और बिजली को सौदामिनी भी बोलते हैं। बिजली को दामिनी और बिजली को सौदामिनी, सब आपको क्लास में याद हो जाएगा। ये बात मुझ पर सोचिए। दामिनी कहेंगे, सौदामिनी कहेंगे, बिजली को चपला कहते हैं और बिजली को यहाँ पर चंचला भी कहते हैं। बिजली को चपला और चंचला दोनों कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग रश्मि की बात करें तो रश्मि तो किरण का पर्यायवाची होता है। किसका, किरण का पर्यायवाची होता है। ये आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर साथियों नौका शब्द लिखा हुआ, नौका किसे कहते हैं। नौका यहाँ पर साथियों जलयान को कहते हैं, जल वाहन को बोला जाता है। क्या, जल वाहन को बोला जाता है। और नौका को साथियों यहाँ पर नाव भी बोला जाता है। इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखना भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर देखिए किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। चलिए, बोला क्या जा रहा है, सही वर्तनी वाले यानी कि कवित्री शब्द की बात की जा रही है, यानी कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। साथियों, अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कर दीजिए। जो भी आपके मित्र हैं, रिलेशनशिप में है, सगे संबंधी है, जिनका पेपर होने वाला है एसएससी जीडी का, उन तक अगर आप मेरी ये वीडियो पहुंचा देते हैं तो आपका धन्यवाद करेंगे तहे दिल से। और आपसे ये कहेंगे कि ये मेरा बच्चा जो पढ़ रहा है, ये मेरा दोस्त पढ़ रहा है, तो ये सही जगह पर पढ़ रहा है, अच्छी जगह पर पढ़ रहा है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनको, उन सभी लोगों को ये वीडियो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। जो आपके पास ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोग ये वीडियो शेयर करके फटाफट आ जाइए। बोला जा रहा है कवित्री, कवित्री कई बार मैंने आपको बता दिया कि जैसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। बोला जा रहा है कि मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं। तो यहां पर आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो मुझे इस आदमी का, क्या, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। तो कहां पर दिक्कत है ये आपको कुल मिला के बताना है। देखिए एक किस वाक्य में त्रुटि हो रखी है, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। किस वाक्य में आपका त्रुटि दे रखा है। क्वेश्चन आपका क्या है कि मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन का पता मालूम नहीं, इस आदमी, देखिए फटाफट आप लोग राइट आंसर बता दीजिए क्या हो सकता है। आप लोग देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइए राइट आंसर इस क्वेश्चन क्या होना चाहिए। वेट अ मिनट, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है आप लोग बताने की कोशिश करिए। इस आदमी का पता मालूम नहीं है। चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है बोलिए। देखिए अब देखिए यहां पर साथियों जो ये मालूम शब्द लिखा हुआ है,
ये आपका ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए। तो ये मालूम शब्द होना चाहिए। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी कि दिक्कत आपका ऑप्शन नंबर बी है। सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए और सभी का जा रहा होगा, आई होप। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पुश हो चुका है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि जटिल का मुझे बता दीजिए। क्या पूछा जा रहा है? विलोम पूछा जा रहा है। यहाँ पर जटिल का विलोम फटाफट आप लोग बता दीजिए क्या होगा इस सवाल का जवाब। अगर आपसे साथियों पेचीदा का विलोम पूछा जाए तो पेचीदा एक तरीके से कठिन होता है, तो इसका विलोम सरल हो जाएगा। लेकिन हम लोग जटिल की विलोम की बात करें तो जटिल का विलोम एक तरीके से कहीं ना कहीं सरल हो जाएगा, क्योंकि जटिल का विलोम पेचीदा तो नहीं हो सकता। क्या पेचीदा तो नहीं हो सकता, तो सरल हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं कठिन का विलोम बात करूं तो कठिन का विलोम भी सरल होता। और संयुक्त का विलोम की बात करें तो यहाँ पर संयुक्त का विलोम पृथक हो जाएगा। ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चंस देखेंगे, जीके, जीएस और आपके आज की इस वीडियो में करंट अफेयर भी बहुत अच्छी प्रकार से बताने वाला हूँ। करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और उनसे संबंधित जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं इन 20 सवालों में, अभी थोड़े से देखिएगा कितना अच्छा आपको लगने वाला है। बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। उसके बाद रीजनिंग को देखेंगे, देन आफ्टर मैथ को देखेंगे। इसलिए तसल्ली के साथ आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए। चलिए, कह रहा कि यहाँ पर प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में हुआ था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहाँ पर हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 76 है ये किससे संबंधित है, मुझे बताइए। देखिए संविधान में कहा गया है कि भारत एक महान्यायवादी है। तो ये कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है? ये अनुच्छेद आपकी 76 में बात कही गई, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत सरकार के विधिक अधिकारी होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार के विधि अधिकारी कौन होते हैं, क्या भारत सरकार के विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो आपको पता है क्या बताना है? आपको यहाँ पर भारत का महान्यायवादी ही बता देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि यहाँ पर बैंकों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ऋण के अन्य औपचारिक प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो यहाँ पर मित्र एवं और रिश्तेदार, सहकारी समितियां। तो यहाँ पर साथियों जमींदार नहीं, यहाँ पर सहकारी समितियां आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन होता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। केराटिन, लेमिनिन, कोलेजन और फाइब्रोनेक्टिन। तो यहाँ पर आपका मैं कहूँगा यहाँ पर राइट आंसर आपका केराटिन हो जाता है। केराटिन, तो यहाँ पर राइट आंसर जो मानव शरीर में बाल और नाखून ये केराटिन की वजह से ही होती है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है साथियों कि अंतिम मुगल सम्राट जिनका नाम बहादुर शाह जफर था, तो यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा ये जब जेल में कैद हुए थे, तो इनका राइट आंसर 1858 हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसे मापने के लिए रक्तदाब मापी का उपयोग किया जाता है? तो किसको चेक करने के लिए रक्तदाब मापी का यूज किया जाता है, मुझे बताइए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार ध्यान से। अगर आपका जवाब रक्तदाब है तो मैं कहूंगा आपका राइट आंसर रक्तदाब बिल्कुल ब्लड प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए रक्तदाब मापी का यूज किया जाता है। इसको स्पिग्मोमेनोमीटर भी बोला जाता है। क्या? स्पिग्मोमेनोमीटर भी बोला जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगर आपसे पूछे यहाँ पर रक्तदाब मापी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इनका नाम है साथियों, क्या? इनका नाम है रिगरोसी। और रिगरोसी के द्वारा ही इस जो है स्पिग्मोमेनोमीटर का यूज मतलब इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा क्या साथियों, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि कश्मीर की अनकही कहानी डिक्लॉक्सिंग फाइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एग्जाम में क्वेश्चन आपकी आएगा, मैं कहूँगा इकबाल चंद्र मल्होत्रा और मारूफ रजा के द्वारा ही ये जो है कश्मीर की अनकही कहानी डिक्लॉक्सिफाइड पुस्तक लिखी गई। क्वेश्चन राइट हो जाता बी आंसर। अगला क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है यहाँ पर, भारतीय सशस्त्र बल वायु वृद्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये साथियों प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
14 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पुश हो चुका है। देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए और रीड करिए क्या राइट आंसर होना चाहिए। देखिए आपको बता दूं, हर एक नागरिक के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एक रोजगार का चैलेंज, और अगर मेरे जरिए से आपके पूरे लाइफ का ये सबसे बड़ा जो आपकी ये दिक्कत या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि जितनी मेरी जरिए से आपको मेहनत हो सकती है आपके लिए मैं करूँगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँगा कि आपको हिंदी में पूरा स्कोर मिलेगा। आपको रीजनिंग में कुछ नहीं आपको 18 से 19 सवाल तो आपके कहीं नहीं जाएंगे, इतना आपको पढ़वा दूंगा अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं। और मैथ में लगभग 18 से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर जीएस की बात करें तो यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे तो ये आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। अगर आप हर सब्जेक्ट में इतना स्कोर कर लेते हैं तो कोई माई का लाल आपका एग्जामिनर कैसा भी हो आपको हरा नहीं सकता, आपको फेल नहीं कर सकता। अगर ऊपर वाला ही ना चाहे कि पास ना हो तब तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से अगर आपके इतने नंबर आ जाते हैं तो कोई भी पोस्ट के लिए किसी भी स्टेट से आपने फॉर्म फिलअप किया हो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। खैर अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करा कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और कौन से वर्ष में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो मैं कहूँगा 1526 में। क्या 1526, यानी कि बाबर ने पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ये आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन को देखिए और बताने की कोशिश करिए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जो कृत्रिम वर्षा यानी कि क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है? तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड की अगर बात करूँ तो ये एक आपका रसायन है, इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यक्षगान नृत्य नाटक लोग रंगमंच से जुड़ा हुआ है? यानी कि जो ये आपका यक्षगान नाटक जो है ये नृत्य कहाँ पर होता है? मैं अगर बात करूँ आपसे कि केरल के कौन कौन से नृत्य बनते हैं, सबसे पहली बात आप लोग ये याद रखिएगा कि जिस किसी नृत्य में आपका अट्टम आ रहा है, यानी कि अट्टम आ रहा है तो वो नृत्य आपका केरल में किया जाता है। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या कि खुलाल नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो ये आपका केरल में किया जाता है। और कथकली नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ये आपका केरल में किया जाता है। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करूँ तो यहाँ पर सिद्धि नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ किया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और उसके अलावा अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर गोनालू नृत्य यानी कि यहाँ पर बोनालू नृत्य ये आपका तेलंगाना में ही किया जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें कर्नाटक में किया जाता है यक्षगान नृत्य। ये आपका अगर आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं देख रहा हूँगा। आई होप आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दे रहे होंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को और मुझे साथियों यहाँ पर बता दीजिए कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? चलिए क्वेश्चन को देखिए, फटाफट पढ़िए और आप लोग बता दीजिए कि देखिए 1944 में कोहिमा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो 1944 में जो साथियों कोहिमा का युद्ध जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर साथियों जो शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना, तो बिल्कुल साथियों पहला पड़ा और पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1944 में जो कोहिमा का युद्ध हुआ था ये शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा क्या साथियों निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं? तो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा कौन सा नहीं ये आपको कुल मिला के यहाँ पर बताना है। चलिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर चूज करिए किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए आपका। देखिए तो यहाँ पर जो लोदी वंश एक तरीके से जो है ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है और ये आपका खिजली वंश भी आता है और दास वंश भी आता है। लेकिन जो साथियों यहाँ पर सूर वंश है ये आपका दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं था। ये आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। कहा क्या जा रहा है, बोला कि हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने किया था? तो यहाँ से आपके साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं।
तो साथियों यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छी प्रकार से देखेंगे और बहुत इत्मीनान से देखेंगे, क्योंकि आपके जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस के साथियों यहाँ पर 15 और 5 में सवाल आएंगे। 15 सवाल आएंगे आपके जीके के और 5 सवाल आएंगे आपके करंट अफेयर के। तो आज देखिएगा साथियों यहाँ पर करंट अफेयर को कुछ चंद क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको बहुत सारे सवाल कंटेंट बता दूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये साथियों बिहार सरकार ने किया है। किसने? बिहार सरकार ने लिया है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का वो सवाल है, आपसे पूछा ये जा सकता है कि जो साथियों अभी हाल फिलहाल की मैं अगर बात करूं, पितृपक्ष मेला ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो पितृपक्ष मेला कहाँ पर शुरू हुआ है, ये आपका बिहार में ही शुरू हुआ। कहाँ पर? बिहार में ही शुरू हुआ है ये पितृपक्ष मेला। और उसके अलावा अगर बात करें कि हाल फिलहाल में ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो ड्राई पोर्ट का उद्घाटन जो किया गया है वो साथियों बिहार में ही किया गया है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अच्छा, हाल फिलहाल में अगर बात करूं कि बिहार की मुख्य जो सचिव बनाई गई उनका नाम क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि बिहार की मुख्य सचिव जो बनाई गई हैं, क्या बिहार की मुख्य सचिव, क्या बिहार की साथियों नई मुख्य सचिव जो बनाई गई हैं वो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, आप लोग याद रखेंगे। उनका नाम साथियों अमृतालाल मीना है। क्या? अमृतलाल मीना की अगर बात करूं यहाँ पर, तो ये क्या बनाई गई हैं, ये बिहार की नई मुख्य सचिव बनाई गई हैं, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। उसके अलावा बिहार में ही एक तरीके से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना भी स्टार्ट की गई है, ये सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, देखिए और फटाफट मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। आपसे पूछा ये जा रहा है कि किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है, किसकी बात चल रही है, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो अगर आपका जवाब रूस है तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल सही है कि रूस में एक नया पर्यटक कर लगाया गया। क्या? एक नया पर्यटक कर लगाया गया। उसके अलावा रूस में कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है कि रूस जो है ये कैंसर की वैक्सीन बनाने जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश कैंसर की वैक्सीन बनाने जा रहा है, तो ये जो रूस देश है ये कैंसर की वैक्सीन बनाने जा रहा है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए, याद रखिएगा। उसके अलावा साथियों एक रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है, यानी कि रूस के द्वारा रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। आपसे अगर पूछा कि रूसी व्यापार केंद्र यानी कि रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो याद रखेंगे कि नई दिल्ली में रूस के द्वारा रूसी व्यापारी केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये आप लोगों को यहाँ पर साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि किस देश में महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसा कौन सा देश है जहां पर महिलाओं पर कौन सा प्रतिबंध लगाया गया कि वहां पर पब्लिक प्लेस है जहां लोग हैं वहां पर बुर्का नहीं पहन सकते, यानी कि यह आपका स्विट्जरलैंड के जो देश है यहाँ पर वो उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। और स्विट्जरलैंड ये प्रतिबंध पता है कब लगाया है? 1 जनवरी 2025 को। क्या? ये 1 जनवरी 2025 को ये प्रतिबंध लगाया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि आपकी अगर बात करें विश्व प्रतिभा रैंक की अगर बात करूं तो ये अभी जारी की गई है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग अभी जारी की गई है। तो इस टॉप रैंकिंग पर कौन सा देश रहा है, तो टॉप पर साथियों यहाँ पर स्विट्जरलैंड रहा। कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड रहा, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। और उसके अलावा अगर बात करें कि अभी 2024 में अभी 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग यानी कि बेस्ट कंट्री की रैंकिंग भी जारी की गई, वेस्ट कंट्री की रैंकिंग भी जारी की गई है। और इसमें टॉप पर कौन रहा है? इसमें टॉप पर कौन रहा है साथियों? स्विट्जरलैंड ही रहा, यानी कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भी स्विट्जरलैंड ही टॉप रहा है। और ये 2024 के बेस्ट कंट्री के मामले में भी ये आपका टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। और उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मोस्ट फेवरेट नेशन, तो
तो ये आपका जो है स्विट्जरलैंड को ही मिला है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाल ही में वाव धरात किस राज्य का नया जिला बनाया गया, तो ये आपका गुजरात का बनाया गया, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ग्रीन एनर्जी के लिए एक नीति की घोषणा की गई। ग्रीन एनर्जी के लिए गुजरात ने जो है क्या किया है, ग्रीन एनर्जी के लिए एक नीति की घोषणा की है। और एक नीति की घोषणा की है, किस लिए की है, ग्रीन एनर्जी के लिए, तो गुजरात ने की है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। अच्छा, एक तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि छत पर जो सौर ऊर्जा स्थापित हो रही है, तो छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में क्या छत पर सौर ऊर्जा, क्या साथियों, छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में जो टॉप स्केप आई है, तो ये कौन सी आई हो, तो ये आपकी गुजरात ही है। कौन सी आई है, वो गुजरात ही आई है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। और उसके अलावा अभी साथियों हाल फिलहाल में कौन सा अर्बन, अभी हाल फिलहाल की बात है, अर्बन इंडिया, क्या अर्बन इंडिया मोबिलिटी, अर्बन इंडिया मोबिलिटी सम्मेलन जो हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, ये भी गुजरात में ही हुआ, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। तो चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, और आपसे पूछा जा रहा है कि किसने यूक्रेन के लिए $2.5 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा की सहायता की घोषणा की। किसने की है, यूक्रेन के लिए सहायता अमेरिका देश ने की है। किसने की है, अमेरिका देश ने की है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए ये आपको आई होप मालूम होगा। अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिति वेव्स की मेजबानी करेगा। तो यानी कि वेव्स की मेजबानी कौन करेगा, अपना देश भारत करेगा। अपना देश भारत साथियों यहाँ पर 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिति वेव्स की मेजबानी करेगा, अपना देश भारत करेगा। तो ये आप लोगों को, सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप लोग याद रखेंगे कि जो भारत अपना देश है, ये आपका कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्टार्ट करेगा। क्या भारत अपना खुद का कब तक अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि भारत खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन ये कब तक स्थापित करेगा, तो ये साथियों 2035 तक कर देगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो पुरुष जूनियर हॉकी कप एशिया जो हुई है, ये कब किसने जीती, तो ये साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष आपसे अगर पूछा जाए साथियों क्वेश्चन कि जो पुरुष जूनियर हॉकी, क्या एक तरीके से देखिए, पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप, पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 की अगर बात करूं, ये इसका खिताब किस देश को मिला है, तो किसी और देश को नहीं, अपने देश भारत को ही मिला है। किसको, अपने देश भारत को ही मिला है। ये भी जानकारी आप लोगों को याद होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को स्विच करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। और अगर साथियों में बात करूं कि करंट अफेयर की आपको एक क्लास मैराथन की मिल जाएगी, पार्ट 2 में मिल जाए भले आपको। मेरा मानना है कि पिछले 8 महीने की करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के, तो 4 से 5 क्वेश्चन पिछले 8 महीने के ही आते हैं। एक आध क्वेश्चन एक बहुत पुराना पूछ लिया जाता है। तो अगर आप 8 महीने की करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं, तो आपके लिए तकरीबन वहीं से पूरी करंट अफेयर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक क्लास में अगर वो पूरी करंट अफेयर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक आध दिन में वो क्लास भी आपको मैराथन के तौर पर मिलने वाली है। चलिए कह रहा साथियों, क्या भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार के 2 साल पूरे किए, तो मैं कहूँगा भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जो है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 2 साल कंप्लीट किए हैं, मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा कि क्या सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है, तो किस टीम ने जीता है, ये केरल ने जीता है। किसने, केरल ने जीता है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें, केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र भी शुरू किए हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। केरल सरकार ने
नए किसान सेवा केंद्र। क्या? नए किसान सेवा केंद्र। क्या साथियों? नए किसान सेवा केंद्र शुरू किए हैं जिसका नाम क्या है? आश्रय जिसका नाम है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि नए भैया नए किसान केंद्र आश्रय ये किस राज्य सरकार ने शुरू किए हैं? तो ये केरल ने शुरू किए हैं। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसे मिला है? क्या? कि आपसे पूछे कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक, आपसे अगर पूछा जाए कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला सुरक्षा स्थान जो मिला है कौन सा टॉप पर रहा, तो वो आपका केरल राज्य ही रहा हुआ है। ये आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये आपका कहाँ शुरू हुआ है? ये आपका त्रिवेंद्रपुरम में शुरू हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फेवरेट क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, यानी कि अगर आप वाकई में रीजनिंग के सेक्शन में पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो समझ लीजिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक समझ लीजिएगा। मैं कहूँगा आपके बहुत सारे नंबर्स इस एकमात्र वीडियो से गेन हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कह रहा कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी, कितने 46 विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी योग और नृत्य में किसी एक या दोनों गतिविधियों में भाग लेते हैं। यानी कि 46 विद्यार्थी हैं और कुछ जो सभी विद्यार्थी हैं जो योग करेंगे, ये नृत्य करेंगे, और यानी कि दोनों नृत्य में से किसी एक नृत्य में जरूर वो पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि यदि 30 विद्यार्थी योग में पार्टिसिपेट करते हैं और 26 विद्यार्थी नृत्य में पार्टिसिपेट करते हैं तो कितने विद्यार्थी योग और नृत्य दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं? कुल मिला के इतनी सी बात आपको याद रखना है। मैं आपको छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि यदि 30 विद्यार्थी योग में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पर साथियों 26 विद्यार्थी नृत्य में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसकी अगर बात करें, इसको आपको घटा देना है किससे? जो ये आपके टोटल विद्यार्थी हैं इससे घटा देंगे तो आपको वो संख्या प्राप्त हो जाएगी कि कितने विद्यार्थी योग और नृत्य दोनों में भाग लेते हैं। ये संख्या आपको मालूम हो जाएगी। तो 30 और 26 कितना हो जाएगा? 6 5 56 हो जाएगा। 56 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। यानी कि 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो योग में भी और नृत्य दोनों में भी पार्टिसिपेट लेते हैं, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार आपके एग्जाम के लिए है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं। पहले तो साथियों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके, जिन्होंने लाइक का बटन नहीं प्रेस किया तो लाइक को साथियों तुरंत लाइक को बटन प्रेस कर दीजिए। और मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे प्यार के लिए, अगर आप थोड़ा भी मेरे सम्मान करते हैं तो इस लाइक के बटन को यहाँ पर प्रेस कर दीजिए। कह रहा है कि साथियों यहाँ पर कि 6 व्यक्ति हैं। कौन है? बोला जा रहा है ए है, बी है, सी है, डी है और एफ है, और एक सीधी पंक्ति में एक ही दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। मतलब कुल मिला के एक पंक्ति वाला सवाल है। एक पंक्ति बना लेते हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हमने यहाँ पर बना दिए। अब कहा जा रहा है साथियों कि ई जो है बी और एफ के बीच में बैठा है और उसके बाद जो ए है एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये आप, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, अभी हमें इतना पता है कि ई है ये बी और एफ के बीच में बैठा है, लेकिन हो ये भी सकता है कि एफ पहले हो और बी बाद में हो, इसलिए इसको हम अभी स्किप कर देंगे। ये लाइन हमें बिल्कुल क्लियर नहीं पता है। एफ के दाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठा है, तो अगर मान लीजिए एफ को हम यहाँ पर बिठा दें, आप कहीं पर बिठा दो, यहाँ बिठा लो, यहाँ बिठा लो, कहीं बिठा लो, आंसर आपका यहाँ पर एक आया। एक मतलब कम से कम इतना बिठा लिए कि दाएं इधर 3 मतलब 3 लोग हो जाएं कम से कम। तो यहाँ पर एफ के दाएं तीसरे स्थान पर दायां इधर होगा, तो दाएं तीसरे स्थान पर यानी 1 2 3 यानी कि ए यहाँ पर बैठ जाएगा। एफ के दाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा। कह रहा कि ए के बाएं चौथे स्थान पर ए बैठा। अब ए का बायां चौथा इधर होगा, ई बैठा, तो 1 2 3 और ये 4, क्या यानी कि यहाँ पर आपका क्या बैठ जाएगा? ई बैठ जाएगा। तो ई आपका यहाँ पर बैठ गया, यानी कि ई एफ और ए हो गया। और उसके बाद कहा जा रहा है ए के बगल में नहीं बैठा है सी, यानी कि सी ना तो यहाँ पर बैठेगा और ना सी यहाँ पर बैठेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर लिखा हुआ था कि ई जो है ये बी और एफ के बीच में बैठा है। ई कहाँ गया? ई आपका यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर कहा गया है कि ई और एफ के बीच में बैठा है, तो एफ तो आपका यहाँ पर बैठा है, लेकिन यहाँ पर बी हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो ई आपका यहाँ पर कहा गया है ये बी और एफ के बीच में बैठा है, ठीक है।
हमने एक इधर नंबर बढ़ाया तो हमें एक इधर कट करना पड़ेगा, एक कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कहा क्या गया था कि ए के बगल में सी नहीं बैठा, यानी कि सी यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो जाहिर सी बात है सी यहाँ पर बैठेगा। अब कितने हो गए, ए बी सी, डी नहीं हुआ तो डी आपका यहाँ पर आ जाएगा। 6 लोग थे, हमने 6 लोगों को बिठा दिया। सवाल में पूछा जा रहा कि एफ और डी के बीच में कौन बैठा हुआ, एफ ये हुआ तो इसके बीच में डी ये हुआ, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट मैं बताया जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इतनी आसानी से मैंने आपको बताया। अगर आपकी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने एक अगले नंबर का क्वेश्चन स्विच कर रहा हूं और इस सवाल का आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए। आप लोग थोड़ी भी और मेहनत करिए, क्योंकि आप लोग मेहनत करेंगे और कॉपी पेन वगैरह आप लोग बैठिए और इन सभी सवालों को आप लोग करने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन को देखिए, राइट आंसर करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, कह रहा कि एक निश्चित कूट भाषा में SUNSET को RTMTFU लिखा जाए तो आपको बताना JORDEN को क्या लिखा जाएगा, ये कुल मिला के बता दीजिए मुझे क्या। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। जैसे कि S19 पर होता है और S से R हुआ है तो मैं कहूँगा एक बढ़ाया गया है, एक बढ़ाया नहीं, ये घटाया गया। लेकिन S19 पर होता है, R18 पर होता है, घटाया गया। और उसी प्रकार U21 पर होता है, T20 पर होता है, एक घटाया गया। N14 पर होता है, M13 पर होता है, एक घटाया, यानी कि एक घटाने वाला फ्रैक्शन चल रहा है। तो इसमें भी साथियों एक एक घटेगा, यानी कि जे की अगर बात करूं, जे में एक घटाएंगे तो यहाँ पर आई आ जाएगा, क्योंकि जे 10 पर होता है, आई 9 पर होता है। ओ में एक घटाएंगे तो यहाँ पर मतलब 9 एन आ जाएगा, और आर में एक घटाएंगे तो क्यू, और डी में घटाएंगे तो सी आ जाएगा, ई में घटाएंगे तो डी आएगा, एम। तो अगला आपको काम ये करना है, ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, INQ, और ये आपका INQ। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर तो आंसर नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं कुछ बढ़ रहा हो। देखिए ये आपका एक बढ़ाया गया है, देखिए ये 5 पर होता है, F6 पर होता है, S19 पर होता है, T20 पर होता है, N14 पर, N13, यानी कि शुरू के 3 जो हैं वो घटाए गए हैं, शुरू के 3 घटाए गए, आगे के 3 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर T के बाद क्या आ जाएगा, E, और E में एक बढ़ाएंगे तो E और F O, ये आपका ऑप्शन कहा INQTFO, ये तो ऑप्शन नंबर डी में है। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपका देखिए, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये 100% आपका क्वेश्चन आता है। बस यही बात आपको बताना है, 2 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, क्या कि दर्पण प्रतिबिंब से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक आपसे जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक सवाल दर्पण प्रतिबिंब से, एक सवाल जल प्रतिबिंब से। मैं आपको बता दूं कि अगर दर्पण प्रतिबिंब वाला सवाल होगा और ए दिया गया होगा, यहाँ पर दर्पण रखा होगा, यानी कि जैसा इसमें दिखेगा वैसे दर्पण यहाँ पर दिखेगा, जैसा एम यहाँ पर दिखेगा वैसा ही एम आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर P की बात करें, P जैसा इधर दिखेगा, P का मुंह दाईं तरफ है तो दर्पण में ये बाईं तरफ दिखेगा। और अगर जल प्रतिबिंब की बात करें तो ये अगर ऐसा है तो जल प्रतिबिंब में नीचे को दर्पण रखना है तो ये ऐसा दिखेगा। और उसी प्रकार M की बात करें तो M जल प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और P की अगर बात करें तो ऐसा है तो P ऐसा दिखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होगा जल प्रतिबिंब का और दर्पण प्रतिबिंब का। तो अब यहाँ पर अगर बात करें, कह रहा है कि आपको बताना है कि ये दर्पण प्रतिबिंब आप देखोगे तो कैसा दिखाई देगा। पहला रूल आपको ये मालूम होना चाहिए, जो सबसे अंत वाला लेटर होता है वो सबसे पहले दिखाई देगा, यानी कि ई सबसे पहले दिखाई देगा। वो कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक सेकंड रुकिए जरा, देखिए यहाँ पर कलर चेंज करते हैं। ई आपका कुछ, अगर मैं आपको बता दूं ई आपका कैसा दिखाई देगा, ई आपका ऐसा दिखाई देगा, एम जैसा है वैसा दिखाई देगा, ओ जैसा है वैसा दिखाई देगा, आर आपकी बात करें तो ऐसा दिखाई देगा, डी का मुंह दाईं तरफ है तो ये आपका बाईं तरफ ऐसे तरफ हो जाएगा, एन की अगर बात करें तो ये आपका ऐसे दिखाई देगा, आई जैसा है ये आपका वैसे दिखाई देगा, एल की अगर बात करें तो एल कुछ ऐसा दिखाई देगा, ओ जैसा है वैसा दिखाई देगा, पी की बात करें तो पी का मुंह दाईं तरफ, इसमें बाईं तरफ हो जाएगा।
तो अब आपको देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो आपका जो है EMOR, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में केवल लिखा हुआ है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या है। मैं आपको समझा देता हूँ इस सवाल में है क्या, मेन कॉन्सेप्ट को समझिए। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर 18 से 558 बनाया गया, ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं साथियों कि किस नंबर से आपको बताना है कि 542 बनाया गया है, ठीक है। और 10 से साथियों यहाँ पर 442 बनाया गया है, ये आपको कॉन्सेप्ट बताना है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा ज्ञान लगाएं, तो यहाँ पर इन शब्द को अगर हम लोग सबका प्लस करते हैं तो ये 10 ही तो आएगा। अरे 4 + 4 + 2 आ गया और 10 आ गया। और उसी प्रकार इन सब का प्लस करा देते हैं, यानी कि 5 + 5 + 8 ये कितना आ गया, 18 आ गया। तो उसी प्रकार इसका साथियों प्लस करा दो, यानी कि 5 + 4 + 2 ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से 9 और 11 हो जाएगा। तो कहीं क्या 11 ऑप्शन में लिखा हुआ, मैं कहूँगा बिल्कुल ऑप्शन 11 में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन स्विच आउट कर रहा हूं, देखिए स्क्रीन पर और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पहुंच चुका है, इस सवाल को देख लीजिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और पूछा जाता है इसमें से कौन सा ऑप्शन अलग है, यानी कि किस ऑप्शन का कॉन्सेप्ट अलग है। अब यहाँ पर बात करें MAA है, OSD है, OTP है और अच्छा, देखते ही मुझे लग गया कि यहाँ पर एक वॉवेल है, यहाँ पर एक वॉवेल है, यहाँ पर एक वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर 2 वॉवेल दिए गए। तो यहाँ पर 2 वॉवेल दिए गए हैं, तो मैं कह सकता हूँ सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्विच आउट कर रहा हूँ। क्वेश्चन को रीड करिए ध्यान से और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए कि किस ऑप्शन के साथ आपका सही आंसर जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इस सवाल को देखिए एक सवाल ऐसा भी आता है जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ना। अब ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक सवाल ऐसा कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको वो लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, के खाली जगह, टी खाली जगह, के आर खाली जगह, फिर सी यहाँ पर फिर खाली जगह, फिर आर टी खाली जगह, फिर के बाद खाली जगह, फिर टी सी। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे मुझे कमेंट में बताइए कि भैया इसका आंसर ये हो सकता है। तो कैसे क्या हो सकता है, सबसे पहले आपको काउंट कर लेना है सभी लेटर्स को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 16 लेटर हैं। मैं कहूँगा जो पेयर बनेगा वो 4-4 का पेयर बनेगा, यानी 1 2 3 4 ये अलग पेयर हो गया और 1 2 3 4 ये अलग पेयर हो गया और 1 2 3 4 ये अलग पेयर हो गया। आप यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूँ तो आप देखिए कि हर एक पेयर के शुरू में के आ रहा, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी के हो जाएगा, यानी कि के मैंने यहाँ पर भी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप देख पा रहे हैं कि अंत में सी आ रहा है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, मैं कहूँगा यहाँ पर भी सी होना चाहिए। ठीक है, हमें पूरा मिल गया करने के लिए, के आर टी सी, के आर टी सी, के आर टी सी, के आर टी सी। तो अगला काम आपको करना है कि हमें आपने पेन से देखना है कि आपने क्या क्या इसमें लिखा। आपने लिखा आरसी, आपने आरसी लिखा, आपने टीके लिखा हुआ, आपने टीके लिखा, आपने सीआर लिखा। अगला काम आपको करना है, ये कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि आरसी टीके सीआर ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ। बिल्कुल साथियों, ये तो मैच कर गया, यानी कि हमारा और आपका जो जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती कि इस वाक्य का राइट आंसर क्या होगा सवाल का। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ये लगाना होता है कि एस अगर 19 पर है तो ये आपका ए आ गया, इसमें घटाया गया है। अगर टी यहाँ पर 20 पर है तो यहाँ पर टी का टी कर दिया गया है और ए यानी एस पर, यानी ये लॉजिक यहाँ पर फेल हो जाता है। ये यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा ये भी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एस आपका कितने पर होता है, एस की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एस हो गया, टी हो गया, ए हो गया और आर हो गया, फिर एल ई हो गया, फिर डी हो गया।
उसी प्रकार मैं बात करूँ, ये मैं लिख देता हूँ, एल लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ, टी लिखा हुआ, एस लिखा हुआ और टी लिखा हुआ, क्या, और उसके बाद ये आपका टी लिखा हुआ, आर डी और ई टी। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर लॉजिक आपको सॉफ्ट नज़र आ रहा है कि एस ये आपका है, ए आपका यहाँ पर आ गया, टी जैसा है वैसा है, उसी प्रकार टी ये यहाँ पर आ गया, डी आपका, और ई जैसा आर वैसे आर। यानी कि क्या यहाँ पर भी यही लॉजिक लगा हुआ है, सी एल ओ है, यानी कि सी तीसरे नंबर पर होना चाहिए, बिल्कुल, ये वाला ओ पहले नंबर पर होना चाहिए, बिल्कुल, एल का एल होना चाहिए, बिल्कुल सही है साथियों, और एस जैसा जहाँ पर है वैसे, यानी कि आर वैसे ही है। यानी कि इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ आंसर लाने के लिए, कह रहा कि सी ओ एन और उसके बाद एफ आई आर और एन एम। तो यहाँ पर ये आपका एन यहाँ पर आ जाएगा, सी आपका यहाँ पर, और ओ का ओ, और एफ का एफ यहाँ पर, और एम का एम यहाँ पर आ जाएगा, आर का आर, आई का आई। ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ये आपको बताना है, एम ओ सी एफ एम आर आई, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे इतना कहूँगा कि आपको मेहनत अगर थोड़ी सी लग रहा है, आपके एग्जाम के लिए अगर मेहनत कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बता दीजिए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा ठीक प्रकार से लिख देता हूँ कि यहाँ पर 2.5 लिखा हुआ, और 2.5 के बाद 3.5 आ जाता, और 3.5 के बाद 7.5 आ जाता, और 7.5 के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, 7.5 के बाद यहाँ पर 23.5 आ जाता, और उसके बाद यहाँ पर बताना है कितना आएगा, और उसके बाद 343.5 आना चाहिए। तो इसमें आखिर क्या लॉजिक लगा, ये तो थोड़ा सा कठिन सवाल आपको लग रहा होगा, कोशिश करेंगे इसको भी करने की। देखिए सिंपल सी बात है, बच्चा बता देगा कि 2.5 से 3.5 हुआ तो यहाँ पर 1 बढ़ाया गया। अब 3.5 से 7.5 हुआ है, बच्चा बता देगा 4 बढ़ा हुआ। अब 4.5 से यहाँ पर 30 हुआ है, 7.5 से, तो यहाँ पर आप 16 बढ़ाओगे, 30.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर तगड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से कितना बढ़ाएं हमें आपको नहीं पता है। तो अगर हम लोग, मैं आपसे इतना कहूँ, क्या मैं इतना कहूँ कि ये मुझे 2 का स्क्वायर लग रहा है, तो क्या आप मानोगे, मना करोगे? ये मुझे 4 का स्क्वायर लगोगे तो क्या आप मना करोगे? और इसको हम 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मनो करोगे? नहीं मना करोगे। तो एक काम करिए कि ये करिए कि दूसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं, इसमें लोचा एक फंस गया है, इसमें अगर हम लोग इसका 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और अगर हम लोग इसकी 2 की घात 4 कर देते हैं, तो आखिर में 2 की घात 4 आखिर 16 ही, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इसको अगर मैं कर दूं 2 की घात 0, तो 2 की घात 0 पता है, तो ये साथियों एक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें कि यहाँ पर कि हमने 0 से 2 किया, 2 से 4 किया, तो जाहिर सी बात है 4 से 6 करें, यानी कि 2 के बाद 6, यानी कि 2 की घात 6 कितनी होती है, 2 इसमें जोड़ लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि यहाँ पर क्या 64 आएगा। एक बार 23.5 में 64 जोड़कर देख लीजिए, अगर यहाँ पर जो आता है, अगर वो हमारा ऑप्शन में से मैच करता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 23.5 प्लस 64। देखिए 5 आ गया, ये आपका 7 हो गया, और ये आपका 8 हो गया, यानी कि 87.5 अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं देख पा रहा हूं कि 87.5 ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर वी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है, कह रहा 29 है, उसके बाद 33 है, उसके बाद 42 है, और उसके बाद 58 है, और उसके बाद 83 है। अगला नंबर आपको बताना है, क्या नंबर हो सकता है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। मेरा मानना है कि यहाँ पर कितना बढ़ा है, यहाँ पर एक तरीके से 4 बढ़ाया गया। अब 33 से 42 हुआ है, यानी कि 9 बढ़ाया गया, 42 से 58 हुआ, कितना बढ़ाया गया है, 8 में से 2 जाएगा 6, और 5 में से 4 जाएगा 1, और 58 से 83 हुआ है, अब कितना देखिए, 13 में से 8 जाएगा, तो कहो 5 जाएगा, और 5 बचेगा, और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बढ़ाना है, बस इतनी सी बात आपको बताना है, ठीक है, इतनी सी बात आपको बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी एक बात ये देखिए कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 36 होता है। यानी कि आपने 83 में 36 जोड़ना है, आपको
83 में 36 जोड़ना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा बहुत आराम से। यानी कि 119 यहाँ पर आ जाएगा। 119 ऑप्शन में है, मुझे दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन में है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्विच कर रहा हूं। अब ये भी आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि मेरी क्लास का अगर शुरू से लेकर अंत तक आपका मतलब समझ में ना आया हो तो मेरा पढ़ाना बेकार है, क्योंकि मैं सवाल को उस हद तक आपको समझा देता हूं कि उस क्वेश्चन मतलब में आपका कोई कॉन्सेप्ट बचे ना कि आपको कन्फ्यूजन हो रखी है। अब यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये काम करो, इसको थोड़ा सा मैं एक और अच्छी तरीके से बना लेता हूँ आपके लिए। 1 सेकंड लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा कुछ ही देर लगेगी। देखिए मैंने कुछ ऐसा बना लिया, ये आपके 3 हो जाएंगे और फिर आपका ये 1 हो गया और 1 2। कुछ मेरा कॉन्सेप्ट मन कर रहा बहुत अच्छी प्रकार के समझाऊं, तो ये आपका देखिए, ये आपका हैच है तो मैंने हैच बना दिया, और यहाँ पर 1 है तो 1, और यहाँ पर यस ये डॉलर वाला है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है, फिर प्रतिशत का साइन है, फिर आपका ये 3 है। सवाल में आपसे पूछा गया कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, यानी कि इसको काटकर एक घन बनाया जाता है, और इस प्रकार घन में जो डॉलर वाला साइन है, डॉलर वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर पूछा गया कि डॉलर के विपरीत में कौन सी होगी। अब डॉलर कहाँ पर है, डॉलर भाई साहब ये आपका यहाँ पर है, और इसके विपरीत अब यहाँ पर कुल मिला के आपसे बात पूछी जा रही। देखिए और साथियों बताइए आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हैशटैग है, हैशटैग का विपरीत क्या हो जाएगा, हैशटैग का विपरीत डॉलर हो जाएगा। यानी कि हैशटैग का विपरीत तो डॉलर आपको बताना, या डॉलर का विपरीत पूछे तो हैशटैग बताना, और उसके अलावा अगर बात करें 2 का विपरीत आपसे पूछा जाए तो 3 बताना है। 3 का विपरीत पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अगर 3 लिखा होता तो 3 का विपरीत 2 हो जाता, और 2 का विपरीत पूछा जाता तो 3 हो जाता। अब बचा क्या 1, और 1 बचा तो 1 का विपरीत साथियों क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत। यानी कि अगर यहाँ पर 1 का विपरीत पूछा जाता तो आप प्रतिशत बता देते, और प्रतिशत का विपरीत पूछा जाता तो 1 बताते। खैर यहाँ पर डॉलर का साइन के विपरीत पूछा जा रहा है तो यहाँ पर डॉलर के साइन के विपरीत को मैंने यहाँ पर हैशटैग बताया है, और हैशटैग ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आपकी स्क्रीन पर बताइए इस सवाल को साथियों, देखिए और फटाफट मुझे कमेंट में बता दीजिए कि इस सवाल का आखिर राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कहा जा रहा है ये कथन और निष्कर्ष वाला सवाल एक गारंटी के साथ आता है, कम से कम 1 आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिमाग खराब हो गया एग्जामिनर का तो 3 भी दे देता, कभी कभी। ये सारा आप लोग याद रखिएगा। खैर इस सवाल की बात करूं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई पेंटिंग सुंदर नहीं। मान लीजिए साथियों ये हमने पेंटिंग बना ली, क्या ये हमने यहाँ पर पेंटिंग बना ली। अब कह रहा है कि कोई पेंटिंग सुंदर नहीं है, तो मान लीजिए ये सुंदर वाला हो गया, यानी कि कोई पेंटिंग आपकी सुंदर नहीं है। ये आपकी अगर कोई पेंटिंग सुंदर नहीं है तो कोई सुंदर पेंटिंग हो ही नहीं सकती। यानी कि सभी या तो सुंदर हैं या रंग इसके अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि सुंदर सभी रंग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि सभी तार क्या है, पेंटिंग है, और निष्कर्ष को पढ़ना है, आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही कौन सा गलत है। कह रहा है कि कुछ पेंटिंग जो हैं ये रंग है, या फिर मान लीजिए कि जब कोई पेंटिंग सुंदर नहीं हो सकती है और सुंदर के अंदर ही रंग है तो कोई पेंटिंग रंग कैसे हो सकती, नहीं हो सकती। कोई पेंटिंग रंग भी नहीं हो सकती, कोई रंग पेंटिंग नहीं हो सकता, और कोई सुंदर भी नहीं हो सकता, कोई तार सुंदर नहीं हो सकता। तो ये साथियों सरासर गलत हो जाता है। और उसके बाद कह रहा है कि कुछ पेंटिंग तार हैं, तो मैं कहूँगा इतनी पेंटिंग जो है ये आपकी तार हैं, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष आपका 2 अनुसरण करता है, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को बताइए राइट आंसर क्या होता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, इसमें राइट आंसर देखने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि 8 मित्र हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है, और एक गोल मेज के परिता वामाव्रत एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, वामाव्रत का मतलब क्या होता है। देखिए हमारी जो घड़ी होती है, घड़ी की सुइयां कैसे चलती, पहले तो 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर।
फिर ये जो घड़ी का क्रम जो होता है ये आपका दक्षिणावर्त कहलाता है। क्या? दक्षिणावर्त कहलाता है। लेकिन अगर कोई चीज उल्टी चलती है, यानी कि घड़ी की सुई मान लीजिए ऐसे चलने लगे 4 पर, फिर 3 पर, 2 पर, फिर 1 पर, इसको वामावर्त बोला जाता है। क्या? इसको वामावर्त। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया वामाव्रत का मतलब क्या होता है। अब 8 मित्र हैं और ये गोल मेज के परिता बैठे हुए हैं। इनको बिठालते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। कहा क्या जा रहा है कि केंद्र की ओर अभिमुख होकर, यानी कि सभी का मुख केंद्र की तरफ है और ये यानी कि जो एच है ये दक्षिण दिशा में बैठा है, तो ये दक्षिण दिशा हो गई। कैसे क्या होगा चलिए। अब ये दक्षिण होता है, फिर उत्तर होता है, फिर पूर्व होता है, फिर ये साथियों यहाँ पर पश्चिम होता है। अब यहाँ पर कहा गया कि यदि एच दक्षिण दिशा में बिठा है तो सी किस दिशा में बैठा होगा। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें वामाव्रत बिठाना, यानी कि एच यहाँ पर अगर बैठा है, क्या अगर एच यहाँ पर बैठा है तो यहाँ पर जी यहाँ पर बैठा होगा और एफ यहाँ पर होगा, और उसी प्रकार ई यहाँ पर और टी यहाँ पर और सी यहाँ पर और वी यहाँ पर और सी यहाँ पर। अब देखिए ए, अब बोला क्या जा रहा है, ऐसे तो नॉर्मली होना चाहिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपका दक्षिणाव्रत कहलाता। अब हमें वामाव्रत बैठाना है ए बी सी डी ई एफ जी एच, उल्टे क्रम में बैठाना, क्योंकि ये आपका ऑर्डर दिया गया है वामाव्रत में बैठाना। तो एक तो इन्होंने बता दिया कि अगर एच यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है जे यहाँ पर होगा, जी यहाँ पर होगा, एफ यहाँ पर होगा, फिर ए से। अगर बोला जा रहा है कि सी किस दिशा में है, ये किस दिशा कहलाएगी, यानी कि ये दिशा पूरब और उत्तर कहलाएगी। क्या? फिर पूछा जा रहा है कि सी किस दिशा में, तो सी की बात करें तो उत्तर पूरब कह लो या पूरब उत्तर कह लो। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्विच कर रहा हूँ और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत शानदार तरीके के साथियों, सभी के सभी मैथ के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आप अपनी तैयारी को तगड़ा करिएगा। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप कैसे इस सवाल को करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 6 और 42 का तृतीय अनुपाती आपको बताना है क्या होगा। कि 6 और 42 का तृतीय अनुपाती अगर आपसे पूछे तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर कभी मान लीजिए आपसे ए और बी का पूछे, अब ए और बी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए और बी का तृतीय अनुपात अगर पूछे, क्या तृतीय अनुपाती अगर पूछे तो सूत्र होता है बी स्क्वायर बटे ए। अब देखिए बी की जगह पर 10 भी हो सकता है, बी की जगह पर 36 35 कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर बी यहाँ पर कितना है 42 है, ए कितना है 6, तो यानी कि 42 का स्क्वायर हो जाएगा, या ऐसा कर लो 42 गुणा 42 कर लो, इसको स्क्वायर को हटा देते हैं और ए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 छंग 36 और 6 सते 42, 42 की गुणा 7 से करिए तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना 34 और ये आपका 28 1 29, यानी कि 294 आ गया। यानी कि 6 और 42 का तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा 294 हो जाएगा। और 294 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए वाले में है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन, और आप लोग देखिए साथियों मुझे बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर पकड़िए किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। क्या रहा है कि एक दुकानदार, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि यहाँ पर एक दुकानदार है और अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य जो है अधिक जो है अंकित करता है। 1 मिनट, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्या दिक्कत है देखिए। अब इस सवाल की अगर बात करें तो एक दुकानदार है अपनी वस्तुओं पर जो है क्रय मूल्य अंकित करता है। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से यहाँ पर लिखा होना चाहिए क्रय मूल्य से 25%, क्या क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि अगर हम बात करें क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य अगर यहाँ पर आपका 100 है, क्रय मूल्य अगर आपका 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 25% अधिक हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 है तो यहाँ पर अंकित मूल्य 25% अधिक हो जाएगा, यानी कि 125 हो जाएगा। इसका मतलब यही इस लाइन का।
अब कह रहा है कि वह वस्तुओं को 30% की छूट पर बेचता है। अगर 125 की बात करें तो इसमें 100 जो है 25 की छूट पर बचेगा, यानी कि 70% की। अगर ये जो है 70 उसका लाभ हो गया या हानि हुआ। सबसे पहले इसको कट करिए। होता क्या है कि अगर उसको 30% की छूट पर बेचता है, 25 चौक और 25 पंचे यही तो होगा। अब इसको देखिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये 35 हो जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा और ये 35 हो जाएगा। अब इसको और कट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 35 गुणा 2.5 की अगर गुणा करते हैं तो ये 35 गुणा 25 की गुणा करते हैं पॉइंट, यहाँ पर ये आपका 15 16 17 35 दूना 70, यानी कि 5 आ गया, पॉइंट लग गया, 7 आ गया, 8। यानी कि अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका कितना आएगा, एक तरीके से 87, यानी कि 87.5। यानी कि अगर 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है उस पर 125 रुपये अंकित करता है, लेकिन उसमें अगर 30% की छूट देता है तो वो 87.5 रुपये में बिकती है। क्या 87.5 रुपये में बिकती है। तो कह रहा उसको क्या हुआ, उसको क्या हानि हुई, कितनी हानि हुई, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा। अरे 100 रुपये की कोई चीज़ लाया था, वो वस्तु 87.5 रुपये में जा रहे, तो जाहिर सी बात है कि वो 12.5 रुपये की हानि हुई है। 12.5 रुपये की हानि हुई तो 12.5 कहाँ पर लिखा हुआ, हानि वाला ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को स्विच आउट करते हैं। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब इस सवाल को देखिए साथियों, और मुझे बताइए कि इस सवाल का राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे 52 से 68 से और 116 से भाग देने पर हर बार समान शेषफल प्राप्त होता है। क्या हर बार समान शेषफल प्राप्त होता है, ये बात आपको बताना है। अब इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे इससे 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 इसकी जगह पर इस नंबर से अगर भाग देने पर हर बार समान शेषफल प्राप्त हो दे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि इस नंबर से इसको घटाना है, यानी कि 68 से 52 को घटाना है। अब दूसरे वाले नंबर से आपको पहले वाले नंबर को घटाना होगा। ये कितना बचेगा, तो साथियों 16 बचा। और उसके बाद अगर बात करें तीसरे नंबर वाले से, आपको दूसरे वाले नंबर को घटाना है, यानी कि 116 में से 68 को आपको घटाना है। फिर आखिरी बार आपको तीसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को घटाना होगा, यानी कि 116 में से 52 को घटाना होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, चलिए 116 में से 52 घटेगा तो ये 4 और 6 64 आएगा, और 116 में से 68 को घटाते हैं तो यहाँ पर ये आपका 48 आ जाएगा। तो अब अगर हम बात करें, आपको इन तीनों नंबर का एलसीएम नहीं बल्कि एचसीएफ ज्ञात करना। तो इनका एचसीएफ हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर जो तीनों नंबरों को काट दें। 16 लेते हैं, 16 एकम 16 और 16 3 48, 16 चक्कू 64। अब हम लोग 3 से अब हमें अलग नंबर लेना होगा, फिर 4 को कट करने के लिए 4 अलग। तो हम यहीं पर विश्राम ले लेंगे, यानी कि जो हमारा एचसीएफ निकला है वो 16 निकला, सॉरी 64 निकला, 16 निकला हुआ। अब ये क्या होगा, आंसर हमारा 16 ही होगा। तो कैसा लगा ये साथियों कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर आपसे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दूसरे वाले नंबर में से पहला वाला नंबर घटाना है, फिर तीसरे वाले नंबर में से दूसरा नंबर घटाना है, फिर तीसरे वाले नंबर में से पहला वाला नंबर घटाना है। जो निकल कर 3 नंबर आएंगे उनका एचसीएफ ज्ञात करना, और वो एचसीएफ ही साथियों आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23 संख्याओं का औसत 45 है। देखिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है वो हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 23 संख्याओं का औसत 45 है। अगर 23 संख्याएं हैं, इनका औसत 45 बताया जा रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 23 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो आपकी 23 की गुणा 45 से करवाइए।
अब 3 पचे 15 और 3 चौकू 12 और 1 13 हो जाएगा। अब 45 दूना 90 आपका हो जाएगा, यानी कि ये 5 3 और ये 10। मैं कहूँगा 23 संख्याओं का कुल मिला के जो योग है वो 1035 है। कितना है? 1035 है। उसके बाद देखिए 23 संख्याएं हैं टोटल, लेकिन जो शुरू की 12 संख्याएं हैं, इन शुरू की 12 संख्याओं का औसत कितना बताया गया? 40.5 बताया गया, 40.5 बताया गया। तो अगर आपसे मैं पूछूं शुरू की 40 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना होगा, तो 40 5 कितना? 40 5 की गुणा 12 से करिए, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा देंगे। 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 पंचे 10 और उसके बाद साथियों अगर मैं बात करूं 2 की 0 से, यानी कि ये आपका 0 2 चौकू 8, यानी कि उसी प्रकार 1 की कराएंगे तो 4 0 5 आ जाएगा, 0 आ गया और ये आपका 6 आ गया, 0 6 ये 12, यानी कि अगर बात करते हैं 12,060 यहाँ पर आएगा। कितना आएगा? 12,000। देखिए 1 मिनट देख लेते हैं एक बार इसको फिर से। 12,000 कितना आएगा? 6 आएगा, 60 आएगा। एक बार कोई दिक्कत नहीं, कोई मिस्टेक है थोड़ी सी, 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 12 संख्याओं का औसत इतना है, तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर करा लेते हैं, कोई दिक्कत है। देखिए कहा गया है कि 2 पंचे 10 हो गया है, तो यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 लिख दिया, 2 पंचे 10 और उसी प्रकार अगर बात करते हैं ये आपका कितना आएगा? 2 चक्कू 8 और ये आपका कितना आ जाएगा? ये 400 0 यानी कि 6 यानी कि 0 6 8, यानी कि 4860 यहाँ पर आएगा। कितना? 4860 आएगा, यानी कि शुरू की जो संख्याएं हैं इनका योग कितना है? 4860 रुपये है। कितना है? 4860 है। अब 4860 है और एक नंबर के बाद पॉइंट भी था, तो अगर जीरो के बाद पॉइंट लगाइए, एक काम करिए कि जीरो को ही आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस जीरो को हमने यहाँ पर हटा दिया, यानी कि 486 और 12 संख्याओं का औसत निकलेगा। अब यहाँ पर 23 में से शुरू की 12 संख्याओं का निकाला गया, जो अंतिम 6 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है? अंतिम 6 संख्याओं का औसत ये आपका 4805 है। अगर मैं अंतिम 6 संख्याओं का योग निकालूं तो 48.5 की गुणा किससे करा दूं? 6 से करा दूं, तो हमारे पास 291 आ जाएगा। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो शेष संख्याएं बची, यानी कि ये 12 संख्याएं, ये 6 संख्याएं, कुल मिला के 18 संख्या हो गई, तो ये आपकी टोटल 23 संख्या में कहूँगा कितनी? 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टोटल में से इन दोनों का टोटल आप घटा दीजिए, जो संख्या आए उससे 6 संख्याओं का योग होगा। 6 संख्याओं का योग होगा। ये काम करते हैं, पहले इनको और इनको जोड़ते हैं। 6 एक 7 हो गया, 9 ये कितना 17 और ये आप कितना 7 हो गया, यानी कि इसमें से आपको 1035 में से ये आपको घटाना है। 1035 में से आपको घटाना है और ये जो आएगा 5 संख्याओं का योग निकल कर आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1035 में से अगर 777 घटाते हैं तो ये आपका 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। और हमें इन 5 संख्याओं का योग है, इसका औसत निकालने के लिए 5 से भाग कर दें, आपको औसत प्राप्त हो जाएगा। 5 पचे 25 हो जाएगा और 8 5 एकम 5, ये 3 जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, यानी कि 5 ये 30, यानी कि 51.6 आपका आंसर आ जाएगा। तो शेष संख्या कितनी थी? 5 बची थी और 5 संख्याओं का औसत कितना आ गया? 51.6 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, टॉप लेवल का क्वेश्चन, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो कैसी लगी साथियों ये आपको क्लास? आपको क्वेश्चन सारे के सारे आई होप समझ में आए होंगे। अगर कोई जो है प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक। और तो मिलते हैं नए सेशन को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलते चलते आपसे कहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक। तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ देना। मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।